Students, please like and share videos and also subscribe the channel. खूजी एक मुताला। कभी कभी तो खूजी पर गौर करते हुए ये ख्याल पैदा होता है कि उसे सिर्फ लखनऊ का इंसान समझना उसकी अजमत और आफाकियत की तौहीन है। वो हर ऐसे अहद में पैदा होता है जब उस दौर की सदाकत पर शक होने लगता है। इन लाइंस का मतलब यह है कि खूजी एक ऐसा बनावटी कैरेक्टर है जो उस दौर की खसूसियत जो उस दौर में पैदा होता है जब उसी दौर की सदाकत का शक जाहिर होने लगता है। तो इसे सिर्फ एक लखनऊ का इंसान समझना और उसकी अजमत और उसकी आफाकियत की तौहीन है, बल्कि ये खूजी हर दौर में ही पैदा होता है। वो शेक्सपियर को फॉलस्टाफ और किंग लियर के दरबारी ज़रीफ की शक्ल में मिला था। सर्वेंटियस ने उसे डॉन क्विक्सोट और सेंको पाइंजा के लिबास में पाया था। सरशार ने उसे खूजी के भेस में ढूंढ निकाला और मुंशी सज्जाद हुसैन ने हाजी बकलूल कहकर पुकारा। वो हर दफ़ा आकिलों की दुनिया पर तनकीद करने के लिए उठता है। आकिलों यानी जो समझदार लोग हैं, उन पर तनकीद करने के लिए उठता है और अपनी अहमकाना बातों से यानी बेवकूफ़ बातों से बहुत सी ऐसी सदाकतों की तरफ इशारा करता है, बहुत सी ऐसी सच्चाइयों की तरफ इशारा करता है, संजीदगी जिसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती, यानी जिसके बारे में संजीदगी से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसी सच्चाइयाँ। हाँ, ये ना भूलना चाहिए कि लखनऊ और सरशार खूजी को ही जन्म दे सकते थे। मतलब जो ये कैरेक्टर है, जो ये किरदार है खूजी, तो यहाँ पर मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि लखनऊ और सरशार ने ही खूजी को जन्म दिया है और वही खूजी को जन्म दे सकते थे। ठीक है, तो समझ में आया आपको ये इतना सा पैराग्राफ? इसमें सिर्फ और सिर्फ खूजी के कैरेक्टर को बयान किया है कि वो हर दौर में पैदा हुआ, चाहे वो शेक्सपियर का दौर हो, चाहे वो सर्वेंटियस का दौर हो, सरशार का हो या फिर मुंशी सज्जाद हुसैन का। और आज ये चैप्टर जिसने लिखा है उनका नाम है एहतिशाम हुसैन। ये भी एक तनकीद निगार हैं। आइए अब पढ़ते हैं इस कहानी को। खूजी से हमारी पहली मुलाकात नवाब साहब के तारीख़ी बेटे सफ शिकन अली शाह के गुम हो जाने के वक्त होती है, जहां बहुत से मुसाहिब नवाब साहब को बटीर की गुमशुदगी पर ताज़ियत दे रहे थे। वहां खूजी भी हैं। इसमें कोई खसूसियत ऐसी ज़रूर है कि वो बहुत जल्द हमें अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता है। उसकी तेज़ ज़बानी, उसके फ़क़रे, उसकी खालिस अफीवनियों की सी गुफ्तगू, सब में एक ज़हीन भांड की कैफियत है। शुरू में ऐसा नहीं मालूम होता कि आगे बढ़कर इसकी हस्ती अफसाने पर छा जाएगी और जहाँ वो ना होगा वहाँ फसाना आज़ाद की दिलकशी को गहन लग जाएगा। तो इसमें ये बता रहे हैं कि खूजी से उनकी पहली मुलाकात जो है वो नवाब साहब के दरबार में हुई थी, जहाँ पर वो दीगर मसाहिबों के साथ नवाब साहब की तारीख़ी बटेर सफ शिकन अली शाह की गुमशुदगी पर ताज़ियत कर रहे थे। खूजी के किरदार में एक ऐसी खसूसियत भी बताई है, जो खूजी का कैरेक्टर है वो ऐसा कैरेक्टर है कि बहुत ही जल्द सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं और इसी तरह हम भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। और उसकी तेज़ ज़बान, फ़ुकरेबाज़ी, खालिस अफीवनों की सी गुफ्तगू में एक भांड जैसी हालत भी है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहे, जिस तरह से भांड चिल्लाया करते हैं वैसे ही। गाना गाने वालों को भांड भी कहा जाता था पुरानी लैंग्वेजेस में। शुरू में तो ऐसा नहीं मालूम होता था कि आगे बढ़कर ये अफ़साने को इतना ऊंचा मकाम देगा, अफ़साने पर छा जाएगा, लेकिन जहाँ वो नहीं होगा वहाँ फसाना आज़ाद की दिलकशी को भी गहन लग जाएगा, क्योंकि इसी की वजह से ही फसाना आज़ाद इतना दिलकश लगता है। लेकिन जब नवाब साहब की ज़बानी ये मालूम होता है कि खूजी की उम्र 60 साल है, तो हमें उसकी बातों में एक तरह का मज़ा आने लगता है। लेकिन जब नवाब साहब बताते हैं कि इनकी उम्र जो है खूजी की 60 साल की है, तो उन्हें उनकी बातों में मज़ा आने लगता है। तो वो अपनी उम्र के एतबार से हर मसले पर संजीदगी से मशवरा देता है। वो भी खामोश नहीं रह सकता। वो अपने ख़याल में संजीदगी से राय दे रहा है, लेकिन हर शख्स उसे छेड़ता है, वो भी खामोश नहीं रह सकता। हर बात का जवाब देना ज़रूरी है, हर जगह अपनी बर्तरी जताना ज़रूरी है और हर शख्स पर तनकीद करना लाजमी है। यही हमें उसकी सीरत के इब्तिदाई नक़ूश मिल जाते हैं, जिनका ज़्यादा हिस्सा किताब के ख़त्म होने तक बाकी रहता है। इसके डरने और नफ़रत करने की चीज़ों में पानी है, जिसके नाम से वो पनाह मांगता है। आगे चलकर
उसमें कुम्हार और ज़ाफ़रान का इजाफा हो जाता है। उसकी पसंद की चीज़ें अफ़ीवन और गन्ना है। चूँकि इसका किरदार मुबालगा आमेज़ और गैर मुतदल है, इसलिए उसकी मुबालगा आमेज़ से मतलब जैसे हद से बढ़ा हुआ और गैर मामूली है उसका किरदार, और गैर मुतदल मतलब जो हद से गुज़र जाए, जिसमें कोई एतदाल ही ना हो, रुकावट ही ना हो, बल्कि हद से गुज़र जाए। तो इस तरह का उनका किरदार है, इसलिए उनकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी, मोहब्बत और नफ़रत, हर चीज़ जल्द जल्द नुमायाँ होती रहती हैं, यानी जल्दी जल्दी ज़ाहिर होती रहती हैं, दिखने लगती हैं। तो एहतशाम हुसैन ने जब फसाने आज़ाद में खूजी के ऊपर मुताला किया, खूजी के ऊपर स्टडी की, तो उन्होंने उनके मज़मून में जो कुछ भी पाया उसका निचोड़ उन्होंने इस चैप्टर में आपको बताया है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? वो कहते हैं कि आखिर तक उसके किरदार की बात होती रहती है, फसाना आज़ाद के आखिरी हिस्सों तक। खोजी अपनी आम गुफ्तगू में अपना मज़हब और अपनी कौमियत हिंदुस्तानी ज़ाहिर करता है, यानी वो जब भी बात करता है तो अपने मज़हब को लेकर और अपनी कौमियत को लेकर हिंदुस्तानी यानी वतनियत को ज़ाहिर करता है। लेकिन जब तहज़ीब के इम्तहान का वक्त आता है, वो खालिस मुसलमान बन जाता है, सिर्फ मुसलमान बन जाता है जब तहज़ीब का वक्त आता है, नहीं तो वो वतन परस्ती की भी बातें करने लगते हैं जनाब। कदीम और जदीद में उसके इंतखाब और इज्तनाब की हदें वाज़ेह हो जाती हैं, यानी कौन सी चीज़ नई है और कौन सी चीज़ पुरानी है, उन सब में भी उनके इंतखाब का सिलसिला ज़ाहिर हो ही जाता है। और वो परहेज़ भी बताने लगते हैं, कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। इज्तनाब का मतलब परहेज़। वो सड़क के किनारे बैठे हुए कबाबिये के यहाँ से कबाब खरीद कर खाने को बुरा नहीं समझता, क्योंकि ऐसा होता आया है, लेकिन होटल में जाकर खाने को वो शरअन नाजायज़ ख़याल करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि वहाँ शराब ज़रूर पीना पड़ती है और सुअर के गोश्त से तो छुटकारा ही नहीं। उन्हें बातों से ये ज़ाहिर होता है कि खूजी में दर हकीकत वो तंज़ है जो एक मिटती हुई तहज़ीब माशरती तग़य्युरात के ख़िलाफ़ अपने आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करती है। सबसे पहले तो आप मीनिंग समझ लीजिए। यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है माशरती तग़य्युरात, तग़य्युरात मतलब तब्दीलियाँ। तो माश की जो तब्दीलियाँ होती हैं, जो कमाई के हालात को लेकर तब्दीलियाँ आती हैं, उनके ख़िलाफ़ और हथियार के ख़िलाफ़ वो बहुत ही अच्छे से तंज़ को इस्तेमाल करता था खूजी। तो खूजी जो हैं वो ख़ुद से अपने ख़यालात ज़ाहिर करते हैं कि वो सड़क के किनारे बैठे हुए कबाबिये के यहाँ से कबाब ख़रीद कर खा सकते हैं, उसको वो बुरा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन होटल में जाकर खाने को वो नाजायज़ ख़याल करते हैं, है ना, क्योंकि उनको ऐसा यकीन है कि वहाँ पर शराब ज़रूर पीना पड़ती है और सुअर के गोश्तों से छुटकारा ही नहीं मिलता। तो ये सारी बातें तंज़िया मिजाज को ज़ाहिर करती हैं। ये कभी ना भूलना चाहिए कि आज़ाद और खोजी मिलकर उस वक्त की ज़िंदगी की तस्वीर बनाते हैं। एक के बग़ैर दूसरा अधूरा रह जाएगा, एक दूसरे के लिए उक़बा ज़मीन का काम देता हुआ मालूम होता है। सरशार ने एक ही किरदार के दो टुकड़े कर दिए हैं। इंसानी सीरत के जिन पहलुओं में उनको बुलंदी फ़िक्र और रब्त नज़र आया, वो आज़ाद के लिए मखसूस कर दिए, और जिन में पस्ती फ़िक्र और बेढंगानापन था, वो खोजी के सर मुंड दिए। चुनांचे दोनों का तकाबुली मुताला बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अगर मियाँ आज़ाद आलम फाजिल हैं, तो खोजी भी अपनी इल्मियत का इजहार करता है। वो आज़ाद के साथ साथ फैज़ी की गज़लों के अशार पढ़ता है। वो तबीबों के लिखे हुए नुस्खे पर एतराज़ करता है। वो लिखा पढ़ा है और नज़में लिखा करता है। अगरचे उसकी ये इल्मियत भी बेसलीक़ी का शिकार है। सच ये है कि जब इंसान का इल्म नामुकम्मल और बेतरतीब होता है तो उसमें दोनों पहलू निकलते हैं। मियाँ आज़ाद बहादुर हैं तो खूजी भी अपनी बुज़दिली को अमल के पर्दों में छिपाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। आशिक मिजाज दोनों हैं और दोनों के इश्क़ में एक अजीब तरह की नाहमवारी है। इसका मतलब ये है जो खूजी हैं वो अपने आप को इल्म के मैदान में आला समझते हैं। अगर मियाँ आज़ाद आलिम फाजिल हैं तो जो खूजी हैं वो भी अपनी इल्मियत ज़ाहिर करते हैं, वो भी अपनी जानकारी बताते हैं। वो आज़ाद के साथ साथ फैज़ी की गज़लों
को अशार पढ़ते हैं। फ़ैज़ी कौन था? फ़ैज़ी फ़ारसी का एक मशहूर शायर था जो मुग़ल बादशाह अकबर का दरबारी था। तो उनकी ग़ज़लों के अशार पढ़ने लगता है। कभी कभी डॉक्टरों के लिखे हुए नुस्खे पर एतराज़ करने लगता है। लिखा पढ़ा भी है तो नज़्में भी लिखा करता है, लेकिन उसकी इल्मियत बेसलीक़गी का शिकार है, यानी उसकी जो जानकारी है वो बेसलीक़ा है। बिल्कुल सलीक़ेवार जानकारी उसको हासिल नहीं है। कुछ कुछ पता है और कुछ कुछ नहीं पता। तो उसके दोनों पहलू निकल आते हैं। मियाँ आज़ाद बहादुर हैं तो खूजी भी बताते हैं कि मैं भी बहादुर हूँ, तो वो अपनी बुज़दिली को अमल के पर्दों में छुपा लेते हैं, अपने कामकाज के पर्दों में छुपा लेते हैं। और दोनों ही आशिक मिजाज हैं, दोनों के इश्क़ में अजीब तरह की नाहमवारी है। फ़र्क सिर्फ मज़ाक़ सलीम और हुस्न इंतख़ाब का है। मज़ाक़ सलीम यानी जो मज़ाक़ किया जाता है बहुत ही अच्छे ज़ौक़ में, बहुत ही अच्छे तरीक़े से मज़ाक़ किया जाता है, और हुस्न इंतख़ाब यानी चुनने का जो तरीक़ा होता है, जो सलीक़ा होता है उसमें। तो सिर्फ दोनों में इतना ही फ़र्क है। ज़राफ़त और बज़ला संजी दोनों के यहाँ हैं। फ़ुक़रेबाज़ी करना और ज़राफ़त करना ये दोनों के यहाँ मौजूद है, लेकिन सतह का फ़र्क है। इस तरह ये नज़र आने लगता है कि खूजी और आज़ाद दोनों मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। अलहदा अलहदा उनमें से कोई भी मुकम्मल नहीं। खूजी की सीरत आज़ाद ही की सोहबत में नुमायाँ हो सकती है, दूसरे के साथ और दूसरे माहौल में दबकर रह जाती है। वो आज़ाद ही की बिगड़ी हुई शक्ल है। आज़ाद को बिगाड़ दिया जाए तो वो खूजी बन जाएगा, और खूजी को संवार दिया जाए तो वो आज़ाद के करीब पहुंच सकता है। लेकिन खूजी आज़ाद का एक बिगड़ा हुआ खाका होने के बावजूद अपनी हस्ती हमसे मनवा लेता है, और संजीदगी की दुनिया से बाहर निकलकर हमसे संजीदा तनकीद के सारे हरबे छीन लेता है, यानी पूरे हथियार छीन लेता है हमसे संजीदा तनकीद करने के। खूजी का कैरेक्टर इस तरह का बताया गया है उसमें, ठीक है। लाउबालीपन के बावजूद उसमें एक तसलसल है। लाउबालीपन यानी उसके अंदर एक तरीके की बेचैनी है, उसके बावजूद भी उसमें एक तसलसल है, एक सिलसिला है। उसकी अफीवन की डिबिया, उसके चंद ज़बान ज़द फ़क़रे, क़रूली की हर कदम पर याद, आज़ाद से मोहब्बत, पानी से खौफ, अपनी कमज़ोरियों और गलतियों से बेखबर होना, अपने को हसीन और ख़ूबसूरत समझना, अकड़, गुस्सा, ये सब और ऐसी बहुत सी दूसरी बातें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर उसके हर अमल और फ़ैल से ज़ाहिर होती हैं, हर काम से। कोई शख्स उससे संजीदगी से बातें करना चाहता है, वो अपनी नफ्सी कजरवी यानी अपना जो नफ्स का उसका टेढ़ापन है, कजरवी मतलब टेढ़ापन, तो अपनी नफ्सी कजरवी की वजह से यही समझता है कि उसका मजाक उड़ा रहा है। कोई औरत उसका कद और चेहरा देखकर हंसती है तो वो समझता है कि उसकी तेज़ निगाह से घायल हो गई। खूजी में एक दुनियादार आदमी का तदब्बुर भी है। खूजी मियाँ आज़ाद बीमार होते हैं, हकीम साहब जो उन्हें देखने आते हैं वो नीम हकीम हैं। खूजी एक तमद्दुनी मरकज़ से ताल्लुक़ रखने की वजह से उन्हें भांप लेता है और क़रूली की धमकियों से उन्हें भगाकर ख़ुद नुस्ख़ा लिखता है। सरा में एक कत्ल हो जाता है तो खूजी ही तदबीर बताता है कि किस तरह वो और उसके साथी अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। उसमें इतनी समझ है कि वो दारोगा की रिश्वत में शरीक हो जाए और बहरूपिये की शरारतों का बदला उसकी बीवी से ले। ये खूजी का कैरेक्टर है बच्चों। खूजी की अकड़ जिससे उसे काफ़ी नुकसान पहुंचता है, उसके एहसास से बरतरी की मजहर है। उसके एहसास से बरतरी यानी ऊंचा दिखने के एहसास की मजहर है, उसको जाहिर करती है, ऊंचा होने के एहसास को जाहिर करती है। वो अपना नाम कम से कम यानी मुफ्ती ख्वाजा बदी साहब अलैहुर रहमतहु वल गुफ़रान बताता है। हार जाने के बाद हार नहीं मानता, मार खाने के बाद अपनी क़रूली को ज़रूर याद करता है। अगर वो ऐसा ना होता तो फसाना आज़ाद की शक्ल ही कुछ और होती, क्योंकि वही है जो इस तवील किताब को खुश्क होने से बचा लेता है। तवील किताब को खुश्क होने से बचा लेता है, यानी फसाना आज़ाद जो किताब है वो बहुत लंबी है, लेकिन इसमें खूजी का कैरेक्टर इतना ख़तरनाक तरीके से बयान किया गया है, इतने दिलचस्प अंदाज में, इतने मज़ाही अंदाज में बयान किया गया है कि पढ़ने वाले का तजस्सुस बरकरार रहता है।
खोजी की वो खसूसियत जो उसे ज़वाल आमादा जागीरदाराना तमद्दुन का ख़ास किरदार बनाती हैं, उसका जज्बा वफ़ादारी है। मतलब खोजी की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वो बहुत ही वफ़ादार इंसान है। जब वो नवाब साहब के यहाँ था तो उनका नमक ख्वार होने की हैसियत से उनका मोहब्बत का दम भरता था, और जब यही वफ़ादारी आज़ाद की तरफ मुंतक़ल हो गई तो वो उनके लिए अपनी जान को मुसीबतों में डालने के लिए आमादा दिखाई देता है। वो बना हुआ दरबारी ज़रीफ़ या भांड नहीं है, बल्कि एक नफ्सियाती किरदार है जिसमें सच्चाई अपनी फितरत के साथ खुलूस पाया जाता है। जब नवाब साहब का बटीर सफ़ी शकन अली शाह गुम हो गया और उसकी तलाश में लोग निकल खड़े हुए, उस वक्त आज़ाद ने भी बटीर को ढूंढ निकालने का वादा किया। खोजी अपनी वली नेमत यानी नवाब साहब की वफ़ादारी में आज़ाद पर एतबार नहीं करना चाहता है। शायद नवाब को जुल दिए जाएं और बटीर के साथ साथ उनका गम भी नवाब को लग जाए। फिर जब आज़ाद के साथ उसकी वफ़ादारी और मोहब्बत की आजमाइश का वक्त आता है तो उसे आज़ाद ही यही ख्वाहिश से काम है। वो आज़ाद को ऐसी नसीहतें करता है जो सिर्फ़ एक खैर ख्वाही कर सकता है। जैसा कि अभी कहा गया, उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की बनावट नहीं मालूम होती, और अगर है तो इतनी गहरी है कि वो उसकी फितरत का जुज़ू बन गई है, जिसे किसी वक्त उसकी ज़ात से अलहदा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल यही बात इस माशरत के लिए भी कही जा सकती है जिससे इसका ताल्लुक़ था। माशरत में ये चीज़ बहुत जल्द नुमायाँ हो जाती हैं। खोजी की तस्वीर हर किरदार ने अपने अपने मजाक के मुताबिक खींची है। अगर सबको इकट्ठा करें तो सरशार की ज़बान में कह सकते हैं कि खुदी मुजस्सम शामत, पस्ता कामत, कोताह गर्दन, तंग पेशानी, खबासत और शरारत की निशानी थी। सरशार ने खबासत का लफ्ज़ कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसके नफ्स में कीना परवरी नहीं पाई जाती। कीना परवरी यानी कपट नहीं पाई जाती। हाँ, उसमें और अयूब ज़रूर हैं। अयूब मतलब और भी उसके अंदर ऐब हैं, बुराइयां हैं। बेचारे की सूरत ऐसी है कि कोई उसे शरीफ नहीं समझता, यहाँ तक कि ख़ुद उसे अपनी शराफत पर शक होने लगता है, और वह अपनी सूरत देखने के लिए आईना मांगता है। खोजी को अपने ख़ानदान और आबा व अजदाद की भी ठीक खबर नहीं। एक जगह पर तो अपने दफन की वसीयत के सिलसिले में कहता है कि मैं जहाँ भी मरूँ मुझे मेरे वालिद के पहलू में दफन करना, लेकिन फिर ख्याल आता है कि खुदा जाने वालिद थे भी या नहीं। अगर थे तो न जाने कब और कहाँ मरे, कहाँ दफन हुए। इसलिए फ़ौरन बोल उठता है कि जो सबसे अच्छी खबर दिखाई दे उसके वालिद की खबर तस्लीम कर ली जाए, उसके पहलू में उसे दफन कर दिया जाए। अगर इस ख्याल का तजज़िया किया जाए, जांच की जाए इस ख्याल की, तो शराफत के पुराने मेयार पर तंज़ के अजीब व गरीब पहलू पैदा होते हैं। जिस वक्त शराफत का मेयार बदल रहा हो, उस वक्त खोजी की ज़बान से ऐसे शकूक का इजहार बहुत ही बामानी है। मुख्तसर ये कि खोजी हिंदुस्तान में हो या रूस, तुर्की, पोलैंड में, वो अपनी खसूसियतें अपने साथ लिए फिरता है। वो अपनी तहज़ीब का अलमबरदार है, यानी अपनी तहज़ीब का झंडा लहराने वाला है। उसका लाउबालीपन उसे बददिल होने से और उसका यकीन उसे शिकस्त खाने से बचाता है। इसे देखकर हमारी नज़र में ज़िंदगी के बड़े बड़े सवाल बेमानी नज़र आने लगते हैं, और उसकी बेउसूली माहौल पर कब्ज़ा जमा लेती है। उसकी बनाई हुई दुनिया में हम मज़े ले लेकर सैर कर सकते हैं, और हमें एहसास भी ना होगा कि हम किस कदर गैर संजीदा हो गए हैं। सो बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था खोजी एक मुताला। ये फसाना आज़ाद से एक किरदार लिया गया है खोजी का। फसाना आज़ाद जो रतन सरशार ने नावल लिखा था उससे लिया गया है। उस पर तनकीदी जायज़ा लिया था एहतशाम हुसैन ने, इसीलिए ये चैप्टर एहतशाम हुसैन के साथ यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि एहतशाम हुसैन ने ही खोजी का पूरा तनकीदी जायज़ा लिया और उसको यहाँ पर अपनी कलम से उतार दिया। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया ये चैप्टर था क्या खोजी के बारे में। यहाँ पर इसके लफ्ज़ मानी दिए हैं, ये आपको लिख लेने हैं अपनी कॉपीज़ में। इसके अलावा गौर करने की बात में इस चैप्टर से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ लें। खोजी पंडित रतन सरशार की दास्तान नुमा नावल फसाना आज़ाद का मशहूर किरदार है, जैसा कि मैंने अभी बताया। सैयद एहतशाम हुसैन ने खोजी के किरदार की अहमियत बताते हुए ये नतीजा अख़ज़ किया है, यानी ये नतीजा निकाला है कि सरशार ने एक ही किरदार के 2 टुकड़े कर दिए।
एक हिस्सा मियाँ आज़ाद की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और दूसरा खोजी की सूरत में। यानी ये कैरेक्टर एक था, लेकिन जो जो अच्छी अच्छी बातें थी वो आज़ाद के हिस्से में कर दी और जो जो बुरी बुरी बातें थी वो खोजी के हिस्से में कर दी। मुसन्निफ़ के मुताबिक खोजी लापरवाह, मगरूर और गुस्सा दर होने की वजह से बावजूद दोस्तों की मोहब्बत का दम भरने वाला, लोगों के काम आने वाला और मामलात को समझदारी से सुलझाने वाला किरदार है। मुसन्निफ़ के मुताबिक खोजी फसाना आज़ाद में दिलचस्पी पैदा करने वाला मस्खरा नहीं है, बल्कि उसका किरदार लखनऊ की ज़वाल पज़ीर माशरत की अलामत है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ सवाल नंबर 1 है, खोजी का हुलिया बयान कीजिए। खोजी का हुलिया क्या था? सरशार के मुताबिक खोजी मुजस्सम शामत, पस्ता कद, कोताह गर्दन, तंग पेशानी, खबासत और शरारत की निशानी सूरत ऐसी है कि कोई उसे शरीफ नहीं समझ सकता। खोजी को मगरूर साबित करने के लिए क्या दलीलें पेश की गई हैं? सवाल नंबर 2, तो खोजी का एहसास बरतरी है कि वो अपना नाम कम से कम मुफ्ती ख्वाजा बदी साहब अलैहिर रहमतुल वल गुफ़रान बताता है। हार जाने के बाद हार नहीं मानता है, बात बात में करूली निकालने की धमकी देता है। खोजी के जज्बे वफादारी के बारे में मुसन्निफ़ की क्या राय है? सवाल नंबर 3, तो इसका जवाब, खोजी एक नफ्सियाती किरदार है जिसमें सच्चाई और अपनी फितरत के साथ खुलूस पाया जाता है। वो ज़वाल आमादा जागीरदाराना तमद्दुन का एक ख़ास किरदार है जिसमें जज्बा वफ़ादारी कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए जब वो नवाब साहब के यहाँ था तो उनके नमक ख़्वार होने की हैसियत से उनका दम भरता था, और जब वो आज़ाद के साथ हुआ तो उनके लिए अपनी जान को मुसीबतों में डालने के लिए आमादा नज़र आया। खोजी और आज़ाद के किरदारों में क्या मुताबिकत है? तो आज़ाद आलम फाजिल है तो खोजी भी अपनी इल्मियत का इजहार करता है, आज़ाद के साथ साथ फ़ैज़ी की गज़लों के अशार पढ़ता है। मियाँ आज़ाद बहादुर हैं तो खोजी भी अपनी बुज़दिली के अमल को पर्दों में छुपाने की कोशिश में मसरूफ़ रहता है। दोनों आशिक मिजाज हैं, ज़राफ़त और बज़ला संजी दोनों के यहाँ हैं। ठीक है, तो ये आंसर्स मैं आपको नोट्स के ज़रिए सेंड कर दूंगी। बच्चों आसानी से आप इसको लिख लीजिएगा। इसके अलावा आपको चैप्टर की सलीस उर्दू करने के लिए भी एग्जाम्स में आएगी, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से चैप्टर को सुनिए, समझिए, जो समझ में ना आए वो मुझसे पूछिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। इजाज़त दीजिए, आदाब।